नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बहुत कम शब्दों में किंतु बहुत विस्तार में आज हम अपने भारत देश की न्यायपालिका को समझेंगे और साथ ही साथ न्यायपालिका को समझने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली है और भारत में न्यायपालिका को कितना महत्व दिया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि न्यायपालिका अर्थात कानून, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी देश की तरक्की एवं विकास के बारे में जानना है तो पहले उस देश के कानून को देखें, अर्थात उस देश के कानून ने जितनी उन्नति की है वह देश उतना ही ज़्यादा उन्नत होगा। ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कथन है और जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। और आपको बता दें कि भारत के जो है संपूर्ण प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर होती है न्याय प्रणाली यानी न्यायपालिका, उसके बाद होती है कार्यपालिका और उसके बाद होता है मंत्रिपरिषद। इन सब चीज़ों के बारे में जहां पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद में हम बहुत कम शब्दों में अब समझने जा रहे हैं हमारे भारत देश की न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका बता दें जैसा कि कानून, सबसे कठोर जो कानून होता है दोस्त वो सऊदी अरब का होता है। ये एक जीके का छोटा सा क्वेश्चन है कि सबसे कठोर कानून जो होता है कहाँ का होता है? सऊदी अरब का होता है। और हम अपने भारत देश के कानून की बात करें तो यह संविधान में कई देशों के कानूनों से जो है लिया गया है। किस प्रकार से? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले न्यायपालिका के अंतर्गत हम अपने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे तो भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है? इकहरी और एकीकृत है। मतलब भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है अकेली व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं अधिकारता शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। यानी भारतीय संसद जो है हमारा कानून बनाता है। क्या बनाता है? भारतीय संसद ही जो है क्या करता है? हमारा कानून बनाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और एक बात और आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपसे पूछे जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो आप किस पर लगाएंगे टिक? आप लगाएंगे भारत के राष्ट्रपति के पास। किस पर लगा देंगे आप दोस्त? भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना, आगे बढ़े। आगे जो है कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी कितने कम उम्र में जो है इसके जो है न्यायाधीश आप बनेंगे, किंतु एक तो तय है कि 21 वर्ष से ही आप जो है क्या कर सकते हैं के बाद ही आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है आप बनने की योग्यता रखते हैं।
नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है। यानी रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का, वो जो है 65 वर्ष होता है। अब एक बात और बता दें, सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। इसमें जो है अनेक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के 124वें अनुच्छेद में बताया गया है। 124वें अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, जो सभी जो है हाई कोर्ट और सभी जितने भी छोटे छोटे न्यायालय हैं, यानी उच्च न्यायालय और उनसे छोटे जितने न्यायालय, सभी न्यायालयों का मुखिया होगा। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए कि भारत का अनुच्छेद 124वें अनुच्छेद में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। 124वें अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट। 124, इस बात को आप भूलेंगे नहीं कि 124वें अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। यानी यदि राष्ट्रपति चाहे तो संसद के सदन से बहुमत प्राप्त कर जो है उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय बोलेंगे या सर्वोच्च न्यायालय बोलिए या सुप्रीम कोर्ट बोलिए, तीनों बात एक ही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसे जो है प्रति माह 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, जबकि उसके अतिरिक्त अन्य जो जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें जो है 90,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। उसके नीचे जितने भी जो है न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्त, कहाँ का नागरिक हो? भारत का। वह किसी उच्च न्यायालय में 1 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो। अर्थात वह किसी भी न्यायालय में कम से कम, न्यायालय का मतलब उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। सबसे बड़ी बात है कि उसके पास लॉ यानी LLB की डिग्री होनी चाहिए। LLB की डिग्री के बाद वह किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है दोस्त। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद, अर्थात जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो वह किसी भी न्यायालय में जो है
न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। अर्थात न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते, अर्थात वो जो है रिटायरमेंट के बाद वकालत बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये हमारा भारतीय संविधान कहता है। आगे बढ़े। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। तो आपसे इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है कौन शपथ ग्रहण कराता है, तो आप उसका जवाब लिखेंगे राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि दिल्ली के अतिरिक्त कहीं भी जो है अन्य न्यायाधीशों की बैठक बुलानी पड़ी, तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह लेकर न्यायाधीशों की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कर सकता है। ठीक है दोस्त, उच्च न्यायालय समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो खत्म हुआ, अब आ जाते हैं हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट हमारा, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी न्यायालयों का मुखिया सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि केवल अकेला दिल्ली में है। और हमारे भारत देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नोट कर लीजिए, हमारे भारत देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। हाई कोर्ट है जिसमें 25वां उच्च न्यायालय हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। आइए समझते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट हमारा क्या कहता है, देखिए इसमें लिखा है कि वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन मैंने अभी बताया, ये करंट की न्यूज़ है कि 25वां उच्च न्यायालय जो है अमरावती में स्थापित किया गया। इस बात को आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रश्न इस प्रकार से बनाएगा कि हाल ही में भारत देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आप वहाँ पर अमरावती में जो है अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद थी, इसे हटाकर अमरावती बना दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं है। और एक बात और बता दें कि 2 या 2 से अधिक प्रदेशों या राज्यों का जो है एक उच्च न्यायालय हो सकता है, यानी एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है न्यायिक कार्यवाही को कर सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर केंद्र शासित राज्य को मिला लिया जाए तो कुल 36 राज्य बनते हैं। 36 राज्य तो इस तरह से बनते हैं, और लेकिन 36 राज्यों के बीच में केवल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होती हैं?
सबसे पहले तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वह लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अर्थात उच्च न्यायालय में ही वह जो है क्या रहा हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता अर्थात वकील रहा हो, ठीक है। अब उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल पद की शपथ दिलवाता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति उनकी गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्य का राज्यपाल उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष थी पहले, किंतु अब बढ़ाकर इनकी भी जो है रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई है? 65 वर्ष कर दी गई है। पहले इनकी जो है अवकाश ग्रहण करने की जो उम्र थी वो 62 थी उच्च न्यायालय की, लेकिन इसे भी अब बढ़ाकर जो है 65 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उसी प्रकार पदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। यानी जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद में जो है बहुमत पारित करके हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उनके पद से पदस्थ या हटाने का अधिकार है। आगे बढ़ें। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। यानी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, जिस न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा हो उस न्यायालय में वह जो है वकालत नहीं कर सकता। उसके अतिरिक्त किसी अन्य उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में वह वकालत का कार्य कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए हर जगह पर वह कहीं भी कार्य नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट के लिए एक बाउंडेशन है कि वह जिस न्यायालय में जो है जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है उस उच्च न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकता। उसके अतिरिक्त किसी अन्य उच्च न्यायालय में और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में वह वकालत का कार्य कर सकता है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो यह हमारी क्लास रही है न्यायपालिका, जिसमें हमने आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।